सोलो लेवलिंग के बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 13 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जिन्हों को फाइनली जाकर मोनार्च ऑफ शैडोज का पावर मिल जाता है और उसी के साथ साथ जिन्हों इग्रिस का भी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है और फाइनली जाकर जिन्हों का जॉब चेंज क्वेस्ट भी खत्म हो जाता है। इसके बाद जिन्हों जॉब चेंज क्वेस्ट के डंजन से बाहर निकलता है और सीधे अपने घर पे जाकर लुढ़क जाता है और बहुत देर तक सोने के बाद यहाँ पर जिन्हों का फोन अचानक से बजने लगता है। जिन्हा ने यहाँ पर जिन्हों को कॉल किया था। आज जिन्हा के स्कूल पे पेरेंट टीचर मीटिंग था तो जिन्हों को वहाँ पर जाना था। जिन्हा यहाँ पर जिन्हों को फोन करके डांटने लगती है। जिन्हों यहाँ पर सोते सोते पूछता है वैसे अभी वक्त क्या हुआ है। जिन्हा यहाँ पर फोन पे चिल्ला के कहती है कि अभी 2 बज चुके हैं। जिन्हों इसको सुनकर तुरंत जंप मार के बिस्तर से उठ जाता है। जिन्हा यहाँ पर चिल्ला के फोन पे कहती है कि 5 बजे उसके स्कूल पे पेरेंट टीचर मीटिंग है। जिन्हों कहता है तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ पर समय से पहुंच जाऊंगा। जिन्हों इसके बाद तैयार बयार होकर स्कूल पे जाने से पहले सबसे पहले बैंक में जाता है। जिन्हों यहाँ पर बैंक पे एक डेबिट कार्ड और अपने पासबुक को अपडेट करने के लिए आया था। जिन्हों जैसे अपना पासबुक उस बैंक के एम्प्लॉय को देता है, बैंक का वो एम्प्लॉय जिन्हों के पासबुक को अपडेट करती है और इसके बाद वो देखती है कि जिन्हों के पासबुक में 1.4 बिलियन रुपए है। इतने पैसे देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो लड़की पूछती है वैसे सर क्या मैं जान सकती हूँ कि आप क्या करते हैं। जिन्हों कहता है मैं एक हंटर हूँ। वो लड़की अपने मनी मन कहती है मैंने सुना था कि हंटर्स बहुत पैसे वाले होते हैं, मेरे ख्याल से ये काफी हाई रैंक के हंटर है। इसके बाद वो लड़की मौके पे चौका मारने के लिए जिन्हों को यहाँ पर बैंक के इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के बारे में समझाने लगती है, लेकिन यहाँ पर जिन्हों साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद जिन्हों बहुत ही सच धज कर यहाँ पर जिन्हा के स्कूल में जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर जिन्हा कहती है आखिरकार तुम हो कौन और असली वाला संग जिन्हों कहाँ पर है। जिन्हों यहाँ पर कहता है क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा। जिन्हा कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कोई इतना जल्दी इतना चेंज हो सकता है। जिन्हों कहता है मुझे लगा कि आज तुम्हारा पेरेंट टीचर मीटिंग है तो मैंने सोचा कि थोड़ा तैयार शैयार होके जाया जाए। लेकिन जिन्हों जैसे स्कूल पे एंट्री मारता है सारे लड़के यहाँ पर जिन्हों को देखकर दीवाने हो जाते हैं और वो लोग आपस में ही यहाँ पर जिन्हों के बारे में बात करने लगते हैं। जिन्हा यहाँ पर जिन्हों के पॉपुलरिटी को देखकर कहती है अरे उससे याद आया कल रात तो तुम घर पे नहीं आए थे ना, और मेरे ख्याल से तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, क्या कहते हो कोई हाई स्कूलर के साथ मैं तुम्हें सेट कर दूं। जिन्हों यहाँ पर जिन्हा को सबक सिखाने के लिए उसके गाल खींचने लगता है। इसके बाद जिन्हों यहाँ पर जिन्हा के होमरूम टीचर के ऑफिस में चला जाता है। जिन्हा के होमरूम टीचर कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि जिन्हा का इतना हैंडसम भाई भी है। हमें यहाँ पर जाने मिलता है कि जिन्हों भी इसी स्कूल में पढ़ा था, लेकिन जिन्हों ने इस टीचर को पहले कभी भी नहीं देखा था। इसके बाद वो दोनों बैठकर जिन्हा के बारे में बात करने लगते हैं। जिन्हा के होमरूम टीचर कहते हैं कि जिन्हा बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और सभी के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। हमें यहाँ पर यह भी जानने मिलता है कि जिन्हा हाई स्कूल के बाद मेडिकल स्कूल में पढ़ना चाहती है। जिन्हा के होमरूम टीचर कहते हैं जिन्हा के ग्रेड्स काफी अच्छे हैं तो उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा। वैसे मैंने सुना कि आप एक हंटर हैं, अगर जिन्हा के अंदर भी हंटर्स के पावर आ जाए तो आप क्या करेंगे, क्या आप उसे हंटर बनाएंगे। जिन्हा को एक हंटर बनाने की बात सुनते ही जिन्हों तुरंत इसके बारे में मना कर देता है। जिन्हा के होमरूम टीचर कहते हैं मैंने आपको इसके बारे में इसलिए पूछा क्योंकि रिसेंटली जिन्हा की क्लास से एक लड़की हंटर बन के अवेकन हुई है और उसके बाद से उस लड़की ने स्कूल आना बंद कर दिया और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें बहुत ही जल्दी एक्शन लेना होगा। अगर वो अपने हंटर के करियर को आगे भी बढ़ाना चाहती है तो एटलीस्ट उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए था। जिन्हों उसके बाद उस लड़की का रैंक पूछता है। टीचर यहाँ पर कहती है मुझे हंटर्स के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो लोएस्ट रैंक की हंटर है। जिन्हों इसको सुनकर समझ जाता है कि वो लड़की जरूर एक ई रैंक की हंटर होगी। जिन्हों यहाँ पर ये भी जानता था कि एक ई रैंक के हंटर की जिंदगी के ऊपर कितना ज्यादा जोखिम होते हैं। टीचर कहती है वैसे मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ क्योंकि वो जिन्हा की एक दोस्त है, तो क्या आप उसे कन्विंस करेंगे कि एटलीस्ट वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। और हाँ, उस लड़की का नाम है हान सोंगी। जिन्हों ये नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर शाम हो जाता है। हमें देखने मिलता है कि एक बिल्डिंग से एक लड़की बाहर निकलती है और वो लड़की वही लड़की थी जिसने जिन्हों के स्ट्राइक स्क्वाड में भी हिस्सा लिया था। तभी हमें देखने मिलता है कि जिन्हों उस बिल्डिंग के बाहर ही इंतजार कर रहा था। जिन्हों कहता है ये दुनिया काफी छोटी है, मुझे लगा था कि वो तुम ही होगी। वो लड़की जिन्हों को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक थी। वो लड़की कहती है वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं मिस्टर, क्या आप वही हो जिसके साथ मुझे टीचर बात करने के लिए बोल रही थी। जिन्हों इसके बाद अपने फोन से जिन्हा और उसका एक फोटो निकालता है। जिन्हों पूछता है क्या ये लड़की तुम्हारी दोस्त है। वो लड़की कहती है हाँ ये जिन्हा है। क्या आप जिन्हा के बड़े भाई हैं? मैं आपसे मिलने एक बार जिन्हा के साथ हॉस्पिटल में गई थी। अभी मुझे समझ में आया कि टीचर मुझे आपके साथ बात करवाना क्यों चाहती थी। मुझे नहीं पता कि स्कूल में क्या हुआ और टीचर ने आपको क्या कहने को बोला है, लेकिन मैं और स्कूल में नहीं जाने वाली और मैं हंटर का जॉब भी नहीं छोड़ने वाली। जिन्हों कहता है तुम जानती हो ना कि तुम एक ई रैंक की हंटर हो, रेगुलर अटैक मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं आते और ऊपर से तुम्हें एक अच्छा वाला मैजिक वेपन भी चाहिए होता है और अगर तुमने एक वेपन खरीद भी लिया तो वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा और इसी वजह से ई रैंक हंटर के लिए प्रॉफिट बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। या फिर तुम बिना वेपन के लड़ना चाहते हो। अब ये
मत कहना कि तुम्हें कुछ पैसे मिल गए हैं तो तुम इसी वजह से हंटर के जॉब को छोड़ना नहीं चाहती। वो लड़की गुस्से से कहती है आप यहाँ पर मुझे लेक्चर देने के लिए आए हैं जबकि आप एक खुद ए रैंक के हंटर है। जिन्हों कहता है देखो मैं तुम्हें यहाँ पर लेक्चर वगैरह देने के लिए नहीं आया हूँ। वो लड़की पूछती है तो आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। जिन्हों कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें एक कमाल का हंटर बनाने के लिए आया हूँ। इसके बाद हमें सीधे एयरपोर्ट पे ले जाया जाता है और सरप्राइजिंगली यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि वाइंग डोंगसो ऑलरेडी साउथ कोरिया में आ चुका है। वाइंग डोंगसो को यहाँ पर वेलकम करने के लिए हंटर एसोसिएशन के वो जिनचुल भी आते हैं। वाइंग डोंगसो कहता है अरे देखो तो यहाँ पर कौन आया है, तुम्हें बहुत समय बाद देखकर बहुत खुशी हुआ। वैसे हंटर एसोसिएशन का चमचा यहाँ पर क्या कर रहा है। वो जिनचुल कहता है क्योंकि आप एक ई रैंक के हंटर है तो हमारे सर्वेलेंस टीम के पास आपके आने का खबर पहले पहुंच चुका था तो मैं यहाँ पर आपको एस्कॉर्ट देने के लिए आया हूँ। वाइंग डोंगसो कहता है क्या सर्वेलेंस टीम, यानी कि तुम अभी तक उस चेयरमैन के चमचे हो। अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं खुद चेयरमैन बन जाता। वैसे भी वो बुरा बिना मदद के कुछ नहीं कर सकता। वो जिनचुल यहाँ पर पूछता है सर आप कोरिया में कितना दिन रहने वाले। वाइंग डोंगसो कहता है ज्यादा दिन तक नहीं, वैसे भी मुझे इस देश में रहने का कोई शौक नहीं है। एक बार मेरा काम पूरा हो जाए तो मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा। वो जिनचुल कहता है आपने अपने कंट्री को धोखा देकर दूसरे देश में चले गए तो यहाँ पर वापस लौट कर आने का कोई कारण जरूर से होगा। मेरे ख्याल से ए रैंक हंटर संग जिनवू और डी रैंक हंटर यू जिनवू है ना। वाइंग डोंगसो कहता है तुम एक सर्वेलेंस टीम के मेंबर हो और तुम ऑलरेडी जानते हो कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, तो तुम क्या करोगे, क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे। वो जिनचुल कहता है मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। वाइंग डोंगसो कहता है मुझे तुम हमेशा से पसंद थे जिनचुल, क्या कहते हो मेरे साथ स्कारवेंजर गिल्ड में आ जाओ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ से हायर पोजीशन मिलेगा। वो जिनचुल को इस रैंक के हंटर वाइंग डोंगसो का बड़ा भाई वाइंग डोंगसो के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और गवाह की कमी की वजह से वो लोग वाइंग डोंगसो के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए थे। इसके बाद हम एक बार फिर से जिन्हो के पास ले जाया जाता है। जिन्हो के साथ वो लड़की भी आई थी। जिन्हो यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड डिवीजन के मैनेजर मिस्टर आहान से मिलने के लिए आया था। वो सभी एक दूसरे को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। मिस्टर आहान उस छोटी लड़की को देखकर थोड़ा सरप्राइज थे। वो अपने मनी मन कहते हैं ये तो एक ई रैंक की हंटर है, लेकिन वैसे भी संग जिन्हो भी एक ई रैंक का हंटर ही है। जिन्होंने यहाँ पर मिस्टर आहान को कॉल करके व्हाइट टाइगर गिल्ड के ट्रेनिंग डंजन में जाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पर मिस्टर आहान को लगता है कि जिन्हो व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए एक्साइटेड है। जिन्हो और मिस्टर आहान की बातचीत को देखकर एक हंटर बीच में कहता है ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, हमें अभी डंजन के अंदर जाना चाहिए, हम यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए हैं। हमें देखने मिलता है वो बंदा बहुत ही भारी भरकम आर्मर पहने हुआ था। जिन्हो यहाँ पर पूछता है कि ये बंदा कौन है। मिस्टर आहान कहते हैं कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का नया ए रैंक का हंटर है और उसका नाम है किमचुल और वो एक टैंक है। मिस्टर आहान यहाँ पर कहते हैं कि स्क्वाड में यहाँ पर ए रैंक के अलावा भी यहाँ पर 7 बी रैंक के हंटर्स हैं और उसी के साथ साथ 4 सी रैंक के हंटर्स भी, यानी कि यहाँ पर टोटल 12 मेंबर्स होने वाले थे। जिन्हो यहाँ पर कहता है एक सी रैंक के डंजन में ए रैंक और बी रैंक के हंटर, आपको नहीं लगता कि ये कुछ। मिस्टर आहान कहते हैं भले ही एक सी रैंक का गेट हो, लेकिन ये हंटर्स अभी भी नए हैं तो हम लोग उनके एक्सपीरियंस के लिए ये कर रहे हैं। जिन्हो यहाँ पर पहले तो डिसएग्री करता है, लेकिन तभी वो सोचता है शायद ये सॉन्ग ये के लिए एक अच्छा सबक होगा। उसे पता चल जाएगा कि डंजन के अंदर ए रैंक के हंटर्स कितने ज्यादा बेबस होते हैं। डंजन के अंदर एंटर करने से पहले मिस्टर आहान का सेक्रेटरी जिन्हो को कुछ कहता है। वो जिन्हो को यहाँ पर साइड लाइन्स पे रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर जिन्हो डंजन के अंदर जाकर बगड़ संभालता है तो सी रैंक का डंजन बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सभी लोग एक एक करके डंजन के अंदर एंटर करते हैं। अचानक से डंजन का गेट का रंग लाल हो जाता है। जिन्हो यहाँ पर जब गेट क्रॉस कर ही रहा था वो अपने मनी मन कहता है ये सब क्या है, ऐसा लग रहा है कि कोई ववेंडर मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। नहीं, यहाँ पर कुछ तो अलग है। एक गेट का रंग ऐसे चेंज नहीं हो सकता और मुझे इस गेट के अंदर से खतरा महसूस हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द इस गेट से बाहर आना ही होगा। जिन्हों यहाँ पर तुरंत डंजन के अंदर जाने से पहले अपना सर निकाल के मिस्टर आहान को कहता है मिस्टर आहान जल्द से जल्द आप मेन स्ट्राइक स्क्वाड को कांटेक्ट कीजिए। ये कहते ही यहाँ पर जिन्हों डंजन के अंदर चला जाता है। मिस्टर आहान यहाँ पर पैनिक करने लगता है। वो तुरंत यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बाइक यूनहो को कॉल लगाते हैं और इस सिचुएशन के बारे में बाइक यूनहो को बताते हैं। यूनहो यहाँ पर ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक था। बाइक यूनहो यहाँ पर कहता है लगता है मुझे वहाँ पर खुद आना होगा। इसके बाद एक बार फिर से हमें वाइंग डोंगसो और जिनचुल के पास ले जाया जाता है। वाइंग डोंगसो यहाँ पर जिनचुल से पूछता है वैसे मेरे भाई के अंतिम संस्कार का क्या हुआ। जिनचुल कहता है हम लोगों ने अभी तक आपके भाई की बॉडी को सीक्रेट रखा है, क्या आप मॉर्ग रूम में जाकर देखना चाहेंगे। वाइंग डोंगसो कहता है जो मर गया है उसके पीछे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है जो बखेरा उसने खड़ा किया था। जिनचुल इसके बाद कहता है तो अभी आपको कहाँ पर जाना है। वाइंग डोंगसो कहता है मुझे डंजन पे लेकर चलो, मुझे उन बंदों को ढूंढना है जिन्होंने ये सब कुछ शुरू किया था। जिनचुल कहता है कोरिया में बहुत सारे गेट्स हैं, आप उन्हें कहाँ से ढूंढेंगे। वाइंग डोंगसो कहता है ये 21st सेंचुरी है, यहाँ पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। ई रैंक हंटर संग जिनवो अभी अभी वो गेट के अंदर गया है। जिनचुल कहता है
मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, डंजन में जाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो हमारे सोसाइटी का रूल डंजन के रूल के अंदर अप्लाई नहीं होता। मैं आशा करता हूँ कि आप समझेंगे। लेकिन यहाँ पर वाइंग दोंगसू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वाइंग दोंगसू कहता है, वो जिनचुल अपने काम से काम रखो, मैं उन लड़कों को डंजन के अंदर गाड़ के रख दूंगा। मैं डंजन के अंदर क्या करूँ या ना करूँ ये मेरा मर्जी है, समझ गए? जिनचुल कहता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद हमें डंजन के अंदर ले जाया जाता है। डंजन के अंदर जाते यहाँ पर सारे हंटर्स बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी यहाँ पर रियलाइज किया था कि डंजन के अंदर एंटर करने के बाद ही गेट का कलर चेंज हो गया था। जिन्हों यहाँ पर आसपास थोड़ा नजर लगाता है, वो देखता है कि आसपास कुछ भी यहाँ पर शक करने लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिन्हों मनी मन कहता है, ये बाकी डंजन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या डंजन के गेट ने हमें किसी दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट कर दिया? जिन्हों यहाँ पर जिस लड़की के साथ आया था वो लड़की पूछती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत है। तभी अचानक से तेजी से एक तीर जिन्हों की तरफ आने लगता है। वो तीर यहाँ पर लगभग उस लड़की को लगने वाला था, लेकिन जिन्हों उस तीर को पकड़ लेता है। इसके बाद बाकी हंटर्स के ऊपर भी यहाँ पर हमला होता है। तब यहाँ पर बाकी हंटर्स को पेड़ के ऊपर कुछ लोग देखने मिलते हैं, और हमें देखने मिलता है ये और कोई नहीं, ये थे आइस एल्फ्स। यहाँ तक कि जिन्हों ने भी उनका आने का प्रेजेंस नोटिस नहीं किया था। जो हंटर्स यहाँ पर पहली बार इस तरीके के जीवों के साथ एनकाउंटर कर रहे हैं, वो लोग इन्हें आइस एल्फ्स कहते हैं। लेकिन इन आइस एल्फ्स को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इनके ब्रूटली हंटिंग करने की वजह से इनको आइस स्लेयर्स भी कहा जाता है। इसके बाद हमें गेट के बाहर ले जाया जाता है, जहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल के लीडर बाइक यूनहू आ चुके थे। यहाँ तक कि बाइक यूनहू भी यहाँ पर गेट के अंदर एंटर नहीं कर पा रही थे। बाइक यूनहू यहाँ पर पूछता है, ये सब क्या है? यह तो एक सी रैंक का गेट था, है ना? मिस्टर आहन कहते हैं, हाँ सर, ये सी रैंक का ही गेट था। बाइक यूनहू यहाँ पर पूछते हैं, क्या तुमने एसोसिएशन को इसके बारे में बताया? मिस्टर आहन कहते हैं, अब मैंने उन लोगों को बताया, लेकिन वो लोग इसे सी रैंक के गेट कह के इग्नोर कर रहे हैं। बाइक यूनहू ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बाइक यूनहू यहाँ पर मनी मन कहता है, एक रेड गेट सिर्फ हायर रैंक के डंजन में ही अपीयर होता है। मेरे ख्याल से इस गेट के पीछे कोई एक दूसरा दुनिया है। यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जो मैंने इस गेट से आ रहा है वो लगभग यहाँ पर बी रैंक की होगा, या फिर ए रैंक का भी हो सकता है। मिस्टर आहन यहाँ पर पूछता है, वैसे सर क्या हम लोग एक बार फिर से गेट का पैरामीटर माप के देखें? लेकिन यहाँ पर बाइक यूनहू कहता है, ये गेट पहले से ही रेड हो चुका है, तो इसका पैरामीटर अभी मापा नहीं जा सकता। वैसे कितने हंटर्स गेट के अंदर गए हैं? मिस्टर आहन कहते हैं कि एक ए रैंक का हंटर, 7 बी रैंक के हंटर्स और उसके साथ साथ कुछ नए रिक्रूट्स। बाइक यूनहू यहाँ पर कहता है, अगर ये गेट बी रैंक का हुआ तो उनके टीम में एटलीस्ट 3 ए रैंक के हंटर होना चाहिए, और अगर ये ए रैंक का हुआ तो एटलीस्ट उन्हें एक एस रैंक का हंटर या फिर 10 ए रैंक के हंटर्स चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब अभी बाकी के हंटर्स लगभग मौत के कागार पे होंगे। शायद कुछ ए रैंक के हंटर्स या फिर बी रैंक के हंटर्स बच के निकल आ सकते हैं। लेकिन इसके बाद मिस्टर आहन कहते हैं, अब वैसे सर डंजन के अंदर और एक पर्सन गया हुआ है, दरअसल वो उसके ऊपर मेरे आंखें बहुत दिनों से है। बाइक यूनहू पूछता है, उसका रैंक क्या है, ए या फिर बी? मिस्टर आहन यहाँ पर कुछ नहीं कहते। बाइक यूनहू यहाँ पर कहते हैं, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो एस रैंक का हंटर है? कोई चारण देकर यहाँ पर मिस्टर आहन कहते हैं, नहीं सर, दरअसल वो एक ई रैंक का हंटर है। इसके बाद एक बार फिर से हमें डंजन के अंदर ले जाया जाता है। हमें देखने मिलता है कि ऑलरेडी यहाँ पर उनके टीम में कोई मर चुका था। जिन्हों यहाँ पर अपने मनी मन कहता है, ये लोग बहुत ज्यादा चालाक है, उन्होंने शुरुआत से हमारे टीम के कमजोर 2 हंटर्स को मौत के घाट उतार दिया। अगर ये 2 महीने पहले होता तो मैं उनके तीर को डॉज नहीं कर पाता, लेकिन अभी मैं इन सबको अपने हाथों से मारूंगा। तभी उसके बाद उनकी टीम का लीडर एक लौता ए रैंक का हंटर सामने आता है। वो कहता है, जैसे कि तुम लोगों ने मेरे ख्याल से नोटिस किया होगा, हम लोग एक रेड गेट के अंदर हैं। हम लोग नहीं जानते कि हम लोग जिंदा वापस जा पाएंगे या फिर नहीं, या फिर हो सकता है कि एक डंजन ब्रेक भी आ जाए। रेड गेट का नाम सुनकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद जिन्हों कहता है, रेड गेट एक ऐसा गेट है जो डंजन को किसी दूसरे डायमेंशन के साथ जोड़ता है, लेकिन अगर एक बार हम लोग रेड गेट के अंदर जाते हैं तो बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता, और हम लोग भी बाहर नहीं जा सकते जब तक हम लोग डंजन को क्लियर ना कर दे या फिर कोई डंजन ब्रेक ना आ जाए। यानी कि हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। ये बात सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। तो आगे क्या होने वाला है जिन्हों का चाल, इसके लिए बने रहे हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो यही थी कि एंड करते हैं। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। सोलो लेवलिंग के बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमें देखने मिला था जिन्हों यहाँ पर एक रेड गेट में फंस जाता है, लेकिन गेट के अंदर जाने के बाद ही उन लोगों के ऊपर हमला होना शुरू हो जाता है और उनके पार्टी के 2 साथिया मारे जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल के लीडर बाइक यूनहू भी स्पॉट पे आकर पहुंचते हैं, और उसके साथ साथ यूएसए का एस रैंक का हंटर वाइंग दोंगसू वो भी यहाँ पर कोरिया में आकर पहुंचता है जिन्हों से बदला लेने के लिए। इसके बाद एक बार फिर से हमें डंजन के अंदर ले जाया जाता है। रेड गेट यहाँ पर बाकी डंजन से काफी ज्यादा अलग था।
ये डंजन को एक दूसरे डायमेंशन के साथ कनेक्ट करता है। जब तक इस डंजन को क्लियर नहीं कर दिया जाता या फिर डंजन ब्रेक ना आ जाता, तब तक इस डंजन से कोई बाहर और कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जिन्हों के ग्रुप का हाईएस्ट रैंक का मेंबर किमचुल यहाँ पर लीड लेता है। वो कहता है, मेरा नाम किमचुल है और मैं ए रैंक का हंटर हूँ। जैसे कि तुम सभी को पता ही है कि हम सभी एक रेड गेट के अंदर है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हो सके सेफली डंजन से बाहर निकल पाए। मैं यहाँ पर सिर्फ खरे खरे तमाशा देखने के लिए नहीं आया हूँ। हमें डंजन ब्रेक के लिए यहाँ पर महीने इंतजार करने पड़ सकते हैं। तब तक कितने लोग सरवाइव कर पाएंगे इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये मोस्ट लाइकली बी रैंक का डंजन होगा, तो इतने सारे लोगों को मैनेज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि हमारा ग्रुप यहाँ पर 2 हिस्सों में बढ़ जाए। जिन्हों इसको सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। किमचुल और कहता है, अगर हम लोग यहाँ पर खड़े रहे तो हम लोग आज नहीं कल मारे जाएंगे। अगर कोई भी मेरे साथ नहीं भी आना चाहता तो भी मैं अकेला ही जाऊंगा। तो बताओ कौन कौन मेरे साथ आना चाहता है? क्योंकि यहाँ पर किमचुल ए रैंक का हंटर था, तो सभी लोग यहाँ पर किमचुल के साथ ज्वाइन होना चाहते थे। लेकिन किमचुल यहाँ पर कमजोर हंटर्स को धक्के मारकर बाहर कर देता है। वो कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं सी रैंक और उससे नीचे के हंटर को अपनी टीम में नहीं ले सकता। एक रेड गेट के अंदर एक दिन बाहर के 1 घंटे के समान होता है और कोई नहीं जानता कि डंजन बॉस को हराने में हमें कितना दिन लग जाए। तो इसी वजह से मैं अपने साथ कमजोरों को नहीं ले सकता। सभी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर किमचुल कहता है, देखो अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार अगर हम लोग डंजन बॉस को हरा पाए तो हम लोग सभी बाहर निकल सकते हैं। किमचुल जब इसके बारे में बात कर ही रहा था, तभी किमचुल के पार्टी में से एक लड़की कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं उन लोगों के साथ जा सकती हूँ? किमचुल कहता है, तुम्हें जो करना है वो करो। लेकिन यहाँ पर किमचुल मनी मन कहता है, आखिरकार ये लड़की चाहती क्या है? क्या उसे उन लोगों के ऊपर तरस आ गया? वो लड़की इसके बाद जिन्हों की तरफ जाकर कहता है, किमचुल, उसने तो अपने सामने वो तीर भी आते नहीं देखा था। तुम असल में एक ई रैंक के हंटर नहीं हो, है ना? इसके बाद एक बार फिर से हमें डंजन के बाहर ले जाया जाता है। मिस्टर आहान यहाँ पर बाइक यूनो को संग जिन्हो के बारे में सब कुछ समझा के बताते हैं। वो कहते हैं कि संग जिन्हो मोस्ट लाइकली यहाँ पर री-अवेकन हुए हैं। बाइक यूनो पूछते हैं, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? लेकिन यहाँ पर मिस्टर आहान कहता है, वैसे उन्होंने मुझे कुछ बताया तो नहीं, ये सिर्फ मेरा गेस है। बाइक यूनो इसके बाद कहता है, तो अभी हम लोग सिर्फ ए रैंक के हंटर किमचुल के ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं। सर्वेलेंस टीम के मेंबर भी यहाँ पर यही कहते हैं कि किमचुल ये कर सकता है। किमचुल के रिकॉर्ड भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। बाइक यूनो यहाँ पर मन कहता है, किमचुल एक ए रैंक का हंटर है, हम लोग ऐसे एक टैलेंट को मिस नहीं कर सकते। अभी के लिए हम लोग आशा ही कर सकते कि वो बाकी हंटर्स के साथ डंजन को क्लियर कर पाए। सर्वेलेंस टीम का वो मेंबर कहता है, वैसे आप लोग किसी ई रैंक के हंटर के बारे में बात कर रहे थे, है ना? वो शायद ही री-अवेकन हुआ है, लेकिन किमचुल मेरे ख्याल से उससे ज्यादा ताकतवर होगा। ये बात सुनकर यहाँ पर मिस्टर आहान थोड़ा चिढ़ जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर डंजन के गेट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकता है और ये गाड़ी था वांग दोंगसू का। वांग दोंगसू कहता है, अरे ये क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि ये सी रैंक का गेट है, क्या कोई ए रैंक का गेट ऐसे ही आ गया? ओह, व्हाइट टाइगर गिल का बड़ा हस्ती यहाँ पर क्या कर रहा है? वांग दोंगसू को देखकर यहाँ पर बाइक यूनहू का खून खोल जाता है। सभी लोग यहाँ पर वांग दोंगसू को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। वांग दोंगसू कहता है, बहुत दिन बाद मिले, है ना? बाइक यूनहू यहाँ पर सीधा पूछता है, तुम यहाँ पर कोरिया में क्या कर रहे हो? वांग दोंगसू कहता है, मुझे बस यहाँ पर कोरिया में कुछ काम था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलूंगा। ये दुनिया सच में काफी ज्यादा छोटा है। बाइक यूनहू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बाइक यूनहू कहता है, मैंने तुमसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो यूनाइटेड स्टेट्स में थे, है ना? आखिरकार तुम्हारे जैसों का कोरिया में क्या काम हो सकता है? वांग दोंगसू कहता है, व्हाइट टाइगर गिल के बुरे दिन आ गया है क्या? क्या उस चचुंदर ने तुम्हारे गिल को ज्वाइन किया? आखिरकार तुम लोगों के गिल को हो क्या गया है? तुमने उस ए रैंक के हंटर को अपने गिल पे रिक्रूट कैसे किया? बाइक यूनहू को यहाँ पर पहले कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इसके बाद वांग दोंगसू कहता है, मैं ए रैंक के हंटर संग जिन्हो के बारे में बात कर रहा हूँ। संग जिन्हो का नाम सुनकर बाइक यूनहू और एक बार शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग दोंगसू को संग जिन्हो के बारे में कैसे पता है। इसके बाद वांग दोंगसू रेड गेट के सामने जाता है और हमें एक बार फिर से डंजन के अंदर ले जाया जाता है। जिन्हो उस लड़की से पूछता है, ठीक है फिर तो मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग तो नए हंटर्स लगते हो, एक रेड गेट के अंदर आने के बाद भी तुम लोग ऐसे शांत कैसे रह सकते हो? वो लड़की कहती है, क्योंकि हमें सबसे पहली बात जो सिखाया जाता है, डंजन के अंदर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद किमचुल और जिन्हो का ग्रुप एक दूसरे को गुड लक बोलकर डिवाइडेड हो जाते हैं। जिन्हो और बाकी पार्टी मेंबर्स एक साथ जंगल के अंदर से जाने लगते हैं। वो लड़की यहाँ पर बार बार जिन्हो के रैंक के बारे में पूछती है। जिन्हो कहता है, मुझे खुद भी नहीं पता मेरा रैंक क्या है। वो लड़की अपने मन कहती है, ये लड़का एटलीस्ट ए रैंक का होगा और शायद। इसके बाद हमें किमचुल के पार्टी के पास ले जाया जाता है। किमचुल यहाँ पर जिन्हो के पार्टी के बारे में ही सोच रहा था, तभी उन लोगों के सामने एक आइस बियर आ जाता है। किमचुल कहता है, उन लोगों को वहाँ पर ही रुकना चाहिए था, ये जगह आइस बियर से भरा हुआ है, लगता है उस रैंक के हंटर की वजह से बाकी सारे हंटर्स का भी जान जाएगा। किमचुल का एक साथी कहता है, तुम लोग उनसे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, वो एक ए रैंक का हंटर है। लेकिन यहाँ पर किमचुल अपने मन कहता है, उस ग्रुप के मेंबर में सी रैंक और बी रैंक के हंटर्स है, लेकिन आखिरकार एक ए रैंक का हंटर उन लोगों का लीडर क्यों है? खैर जो भी हो, आज नहीं तो कल वो लोग तुम्हारे जाने ही वाले हैं। इसके बाद किमचुल और उसके पार्टी आइस बियर्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
हमें एक बार फिर से डेंजर के बाहर ले जाया जाता है। वाइंग डॉक्सो कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतना दूर आने के बाद मुझे अभी रेड गेट का इंतजार करना पड़ेगा। सच में इस संग जिनवो को पकड़ना लगता है थोड़ा मुश्किल है। बार बार यहाँ पर संग जिनवो का नाम सुनकर वाई क्यून हो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार सभी लोग यहाँ पर इस संग जिनवो के पीछे क्यों पड़े हैं। इसके बाद हमें एक बार फिर से किम चुल के पास ले जाया जाता है। किम चुल और उसके पार्टी के सामने बहुत सारे आइस बियर्स थे। उनमें से एक आइस बियर यहाँ पर अपने पंजों की मदद से किम चुल के ऊपर हमला करता है। किम चुल अपने शील्ड को लेता है और उस आइस बियर के पंच को ब्लॉक करता है और अपने दूसरे हाथों की कुल्हाड़ी की मदद से उस आइस बियर को मार गिराता है। और ऐसे ही वो बहुत सारे एक के बाद एक आइस बियर को मार गिराता है। सभी लोग यहाँ पर किम चुल को शाबाशी देने लगते हैं। किम चुल भी यहाँ पर सोचने लगता है कि आइस बियर के लिए वो अकेला ही काफी है। सभी लोग यहाँ पर सोचने लगते हैं कि वो लोग इस डंजन से बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो वो लोग आइस बियर को काट के उसका मांस निकालने का प्लान करते हैं। लेकिन तभी किम चुल कहता है, तुम लोग ये सब क्या बोल रहे हो? हम लोग अभी भी एक रेड गेट के अंदर है, तो हम लोग बिल्कुल भी आसानी नहीं बरत सकते। सबसे पहले हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा। किम चुल यहाँ पर मनी मन सोचता है, अगर मैं नहीं होता तो ये लोग अभी तक उन भालुओं का खाना बन जाते। इसके बाद हमें जिनवो के पार्टी के पास ले जाया जाता है। वो लोग घने जंगलों के बीच से यहाँ पर चलते जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वो लड़की रुकने के लिए कहती है। जिनवो पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ है। वो लड़की सामने वाले पेड़ों के ऊपर निशान को दिखाकर कहती है, आगे जाकर आइस बियर के झुंड है, तो हम लोग को इससे आगे नहीं जाना चाहिए। जिनवो इसके बाद कहता है, तो तुम कह रहे हो कि ये जगह आइस बियर से भरा हुआ है। जिनवो के इस रिएक्शन को देखकर वो लड़की काफी ज्यादा सरप्राइज थी। वो सोचने लगती कि क्या उसने कुछ गलती कर दिया है। जिनवो यहाँ पर आगे बढ़ते जाता है। वो लड़की एक बार फिर से जिनवो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद जिनवो कहता है, तुमने कहा कि ये जंगल पूरा आइस बियर से भरा हुआ है, तो इसी वजह से हम लोग को और जंगल के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ये अगर आइस बियर का टेरिटोरी हुआ तो इसका मतलब इसके आसपास और कोई मैजिकल बीस्ट नहीं होंगे, जो उन आइस सेल से तो अच्छा ही होगा। ये बात सुनकर वो लड़की चुप हो जाती है। इसके बाद वो कहती है, आखिरकार मैंने ये क्यों नहीं सोचा। जिनवो इसके बाद अपने इन्वेंटरी से सभी के लिए ठंडे वाले कपड़े बाहर निकालता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे। वो लोग सोचने लगते कि आखिरकार ये संग जिनवो, ये लड़का कौन है। जिनवो के साथ जो छोटी लड़की आई थी वो भी काफी ज्यादा शॉक थी। जिनवो उसके सर पे हाथ रखकर कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया तो मैं ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। और हाँ, बाकी सभी से भी यही गुजारिश है, मुझसे मेरे बारे में और कुछ मत पूछना और मुझसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करना। जिनवो जब इन सब के बारे में कह ही रहा था, तभी अचानक से वहाँ पर एक आइस बियर आ जाता है। सभी लोग इस आइस बियर को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। सभी लोगों को लगने लगता है कि उन्हें इस जंगल में आना ही नहीं चाहिए था। वो लड़की यहाँ पर तुरंत लीड लेने की कोशिश करती है। वो कहती है, सभी लोग, मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ, तब तक तुम सभी कोई ओपनिंग ढूंढने की कोशिश करो। लेकिन तभी जिनवो सामने आता है और उस लड़की को सामने से हटाकर कहता है, देखो मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देता हूँ, इन सारे आइस बियर्स को मैं अकेले मारूंगा। वो लड़की यहाँ पर बार बार जिनवो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जिनवो नहीं मानता। वो आइस बियर बहुत ही एग्रेसिवली जिनवो के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर जिनवो एक बहुत ही ज्यादा लंबा जंप मारता है। जिनवो यहाँ पर सीधे जाकर उस आइस बियर के सर पे बहुत ही जोर का पंच मारता है और सिर्फ एक ही पंच से उस आइस बियर का हालत पतला हो जाता है। ये कारनामा देखने के बाद यहाँ पर सभी की आंखें खुले के खुले रह जाते हैं। इसके बाद एक बार फिर से हमें गेट के बाहर ले जाया जाता है। बाई क्यूनो यहाँ पर वाइंग डोंगसू से पूछता है, आखिरकार तुम उस संग जिनवो के पीछे क्यों पड़े हो। वाइंग डोंगसू कहता है, तुम्हारा इससे मतलब क्या है। मैं बस यहाँ पर थोड़ा मजे उठाने के लिए आया हूँ। इस डंजन के अंदर जैसा भी मौसम होगा, जैसे भी मॉन्स्टर होंगे, लेकिन फिर भी मुझे जाकर एक बार कंफर्म करना ही होगा कि वो लोग मर चुके हैं या फिर नहीं। लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि यहाँ पर आने के बाद मुझे कुछ ऐसा देखने मिलेगा, लेकिन सीरियसली मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। मैं डंजन ब्रेक तक तो इंतजार नहीं कर सकता। इसके बाद हमें जिनवो के पार्टी के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर जिनवो और उसके पार्टी बियर का मीट खा रहे थे। जिनवो और जिन्हा की दोस्त, वो दोनों यहाँ पर जिन्हा के बारे में बात कर रही थी। वो लड़की यहाँ पर जिन्हा के अच्छे मार्क्स के बारे में बात कर रही थी। वो जिनवो से पूछती है कि जिन्हा सारे दिन घर में क्या करती रहती है। जिनवो कहता है कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही है, खाती है, पीती है, सोती है और पढ़ती है। वो लड़की यहाँ पर जिनवो के कहे हुए बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाती। जिनवो भी यहाँ पर कहता है, ये तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। पार्टी के यहाँ पर बाकी लोग जिनवो के बारे में बात कर रहे थे। खाने के बाद यहाँ पर जिनवो अचानक से उठ जाता है। वो लड़की पूछती है कि वो कहाँ पर जा रहा है। जिनवो कहता है, अभी मेरे एक्सरसाइज करने का वक्त है, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मुझे पेनल्टी भुगतना होगा। ये सुनकर यहाँ पर सभी लोग थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। जिनवो इसके बाद जंगल में जाकर अकेले अपने डेली मिशन को कंप्लीट करता है। जिनवो यहाँ पर जैसे अपने सारे टास्क को कंप्लीट करता है, तभी कुछ ही पलों बाद वहाँ पर आइस बियर का झुंड आ जाता है। जिनवो यहाँ पर तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और अपने नए शैडो आर्मी को समन करता है। जिनवो कहता है, तुम सभी को पता है ना कि ये तुम्हारा पहला बैटल है, चलो अभी जाओ और मुझे दिखाओ कि तुम लोग कितना ज्यादा कैपेबल हो। आइस बियर और जिनवो के शैडो आर्मी के बीच यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाता है। जिनवो के शैडो आर्मी यहाँ पर एक तरफ आइस बियर्स को मार रहे थे, लेकिन आइस बियर्स भी यहाँ पर कुछ कम नहीं थे। आइस बियर भी यहाँ पर जिनवो के शैडो आर्मीज को मार रहे थे। इसके बाद हमें शैडो मेजेस का कमाल देखने मिलता है, जो एक हाई लेवल का फायर स्पेल उन आइस बियर्स के ऊपर करते हैं। जिनवो भी इसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। जिनवो कहता है, मेरे शैडोज मुझे जितना लगा था ये उनसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका रीजनरेशन पावर लगभग इमॉर्टल की तरह है। वैसे इसकी वजह
वजह से मेरा मैना भी जा रहा है। इसके बाद अचानक से वहाँ पर आइस बियर के झुंड का लीडर आ जाता है। वो पलक झपकते ही यहाँ पर जिन्हों के सारे शैडो आर्मी को खत्म कर देता है। जिन्हों का शैडो आर्मी और रीजनरेट नहीं हो पा रहा था। जिन्हों का मैना यहाँ पर लगभग खत्म हो चुका था। अब जिन्हों के पास बचा हुआ था इग्रिस। जिन्हों यहाँ पर इग्रिस को इस आइस बियर के झुंड के लीडर को संभालने के लिए कहता है। इग्रिस यहाँ पर अपना सोर्ड लेकर आगे बढ़ता है और उस आइस बियर के ऊपर हमला बोल देता है। इग्रिस यहाँ पर अपना सोर्ड लेकर जंप मारता है और सीधे आइस बियर के पीठ के ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर साइड से बहुत ही जोर का एक स्लैश मारता है। इसके बाद इग्रिस आइस बियर के हाथों में भी अपना सोर्ड घुसा देता है। अभी वो आइस बियर यहाँ पर दर्द से बेचैन हो चुका था। वो अपने पूरे रेत से यहाँ पर इग्रिस के खिलाफ हमला करने के लिए तैयार था। इग्रिस भी यहाँ पर बिल्कुल सामने ही था। इग्रिस यहाँ पर सबसे पहले आइस बियर के अटैक को डॉज करता है और सीधे जाकर उसके सर को धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर जिन्हों मनी मन कहता है, अगर इग्रिस के साथ मैं सोर्ड के साथ लड़ा होता तो शायद मैं इग्रिस को नहीं हरा पाता। आइस बियर को हराने के बाद यहाँ पर इग्रिस जिन्हों के सामने झुक जाता है। जिन्हों अपने मनी मन कहता है, शायद वो अभी भी मुझसे ताकतवर है। जिन्हों यहाँ पर इग्रिस को शाबाशी देता है और इसके बाद वो बड़े से आइस बियर के ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल करता है और सिर्फ एक ही अटैम्प में आइस बियर का शैडो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक बार फिर से हमें गेट के बाहर ले जाया जाता है। लगभग यहाँ पर 3 घंटे हो चुके थे, यानी कि डंजन के अंदर 3 दिन हो चुके थे। मिस्टर आहान यहाँ पर सभी के बारे में चिंता करने लगते हैं। बाई क्यून कहता है, रेड गेट के अंदर का एनवायरनमेंट नेचुरल होता है, कहीं पर कड़कती धूप या फिर कहीं पर कड़कती ठंडी, और जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है वही सबसे पहले हार मानता है। अगर उन्हें वहाँ पर रहते रहते आदत भी हो जाए, लेकिन एक वक्त जाकर उन लोग के पास खाने का कमी हो जाएगा। लो रैंकिंग हंटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और शायद अभी तक कुछ सी रैंक के हंटर्स तो मारे भी जा चुके होंगे। तभी यहाँ पर वाइंग दांगसू कहता है, तो इसका मतलब संग जिन्हों भी मारा जा चुका होगा। लगता है मैं यहाँ पर बिना वजह ही आया। वैसे मुझे एक चीज जानना है, संग जिन्हों व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है तो उसने इस गेट के अंदर एंटर क्यों किया? मिस्टर आहान कहते हैं कि वो संग जिन्हों को बहुत समय से जानते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने संग जिन्हों को डेंजर के अंदर एंटर करने दिया। संग जिन्हों के लिए आहान को झूठ कहते हुए देखकर बाई क्यून यहाँ पर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये संग जिन्हों आखिरकार है कौन, जिसके लिए वाइंग दांगसू यूनाइटेड स्टेट से कोरिया में आ गया और वो भी एक ई रैंक के हंटर के लिए। मिस्टर आहान की बात सुनकर यहाँ पर वाइंग दांगसू सीधे जाकर आहान का गला पकड़ लेता है और कहता है, तो इसका मतलब तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि यहाँ पर मैं और कुछ नहीं कर सकता? मेरे पास एक अजीब सा टैलेंट है, अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो मैं उसे सूंघ के बाहर निकाल सकता हूँ, और मुझे लगता है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, तो जल्द से जल्द अपना मुंह खोल और सब कुछ सच सच बता दे। वाइंग दांगसू को यहाँ पर रोकने के लिए तुरंत यहाँ पर बाई क्यून आ जाता है और वो वाइंग दांगसू के हाथ को पकड़ लेता है। बाई क्यून कहता है, वाइंग दांगसू मेरे एम्प्लॉय को अभी के अभी छोड़ो। वाइंग दांगसू भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वाइंग दांगसू कहता है, क्या तुमने मुझे कोई ऑर्डर दिया? कोई बड़े हस्ती बनने का बहाना बंद करो। बाई क्यून यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने एबिलिटी को एक्टिव कर देता है और अभी 2 कंट्री के 2 एस रैंक के हंटर्स आमने सामने थे। इसके बाद हमें डंजन के अंदर किम चुल के पार्टी के पास ले जाया जाता है। हमें यहाँ पर किम चुल का शील्ड और एक्स देखने मिलता है जो टूटे फूटे थे, और इसके साथ साथ हमें सामने एक बहुत ही बड़ा गोरिल्ला जैसा मॉन्स्टर देखने मिलता है जिसे येती कहा जाता है। इसके बाद हमें किम चुल के पार्टी का एक मेंबर देखने मिलता है जो काफी ज्यादा थका हुआ था। वो अपनी मनी मन कहता है, किम चुल अभी नहीं रहा, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा था मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का टॉप मेंबर बनूंगा, यहाँ तक कि मुझे स्पेशल ट्रेनिंग भी मिले थे, तो मैं कैसे हार सकता हूँ? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। किम चुल के पार्टी के बाकी मेंबर्स यहाँ पर मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं। वो बंदा कहता है, अगर मेरे पास थोड़ा सा खाना होता, खाने का कमी ये मेरी गलती नहीं है। नहीं, मैं अभी स्क्वाड लीडर हूँ, अब ये मेरी जिम्मेदारी थी। वो बंदा यहाँ पर पूरी तरीके से हार मान चुका था, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने एक बार फिर से आइस एल्स का झुंड आ जाता है और ये देखकर उसके आंखें खुले के खुले रह जाते हैं। वो अपने आसपास देखता है, सभी लोग यहाँ पर मारे जा चुके थे। तभी अचानक से उसके तरफ कोई पीछे से एक भाला फेंकता है। वो तुरंत यहाँ पर पीछे मुड़ता है और हमें देखने मिलता है कि ये एक आइस एल्फ है। आइस एल्फ को इतना ज्यादा पास देखकर वो डर के मारे वहां से भाग कर चला जाता है और इसके बाद हमें आइस एल्फ का ग्रुप का लीडर देखने मिलता है जो घोड़े के ऊपर सवार होकर आया था। एंड दैट्स इट फॉर द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। तो ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बस मिलते हैं हर एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।